क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जर्नलिज्म कर रहे हैं तो उतना इनकम सोर्स का है ही नहीं। पुलिस के करप्शन को उजागर करते थे और ऐसे कई करप्शंस को उजागर करते थे स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा, यानी एक तरीके से डिटेक्टिव का ही काम करते थे, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करते थे। दूसरा ऑल्टरनेट जो चीज है कि क्या आप एक डिटेक्टिव एजेंसी चला सकते हो, हेल्प किया जा सकता है अपने क्लाइंट्स को, और एक अलग हुनर है मीडिया पर्सन के पास में जो ये काम कर सकते हैं। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारिता के साथ साथ रोजी रोटी चलाना आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है और इन सब से निपटने के लिए हम बहुत बार बात कर चुके हैं। आज हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पत्रकारिता के साथ साथ कोई ऑल्टरनेट बिजनेस चलाया जा सकता है जो कि आपकी लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है जी। नमस्कार सर। आपको एक इंटरेस्टिंग किस्से से शुरुआत करना जी। चाहूंगी, फिर बताऊंगी। एक वे बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, जब उनकी शादी होने लगी तो उनसे पूछा कि आप करते क्या हो, तो उन्होंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारिता करता हूँ। थोड़ी देर लड़की के माता पिता और बातें करते रहे, फिर पूछे आप करते क्या हो। उन्होंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो वो तो ठीक है, लेकिन आप रोजी रोटी के लिए क्या करते हो? तो ये सवाल उस समय पे एक मतलब उस समय भी तो उतना ही रिलेवेंट था, आज तो और ज्यादा हो गया। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जर्नलिज्म कर रहे हैं तो उतना इनकम सोर्स का है ही नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो ऑल्टरनेट पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो क्या पत्रकारिता का ऑल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है वो डिटेक्टिव का एक प्रोफेशन हो सकता है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको थोड़ा इस पे विस्तार से बताना चाहूँगा कि आज से अगर आप तकरीबन 18-19 साल पहले की अगर बात करें, 2005, 2006-07 की बात करेंगे, तो उस समय जो है ना स्टिंग ऑपरेशन का दौर था। मैं भी मीडिया में था, बिल्कुल। तो हम भी इन्वेस्टिगेशन करते थे और इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल पर्सन्स के करप्शंस को उजागर करते थे, पुलिस के करप्शन को उजागर करते थे और ऐसे कई करप्शंस को उजागर करते थे स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा, यानी एक तरीके से डिटेक्टिव का ही काम करते थे, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करते थे। मुझे याद है वो 2007 का समय जब हिडन कैमरास के थ्रू जो है सब इन्वेस्टिगेशन होता था। जी। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते थे। समय बदला, समय बदलने के बाद से अब तो ये हो गया कि मीडिया पर्सन्स के जो भी लोग हैं या तो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं या जो लोग पुराने पत्रकार हैं जो अखबारों में आते थे, अखबार अपना चलाते थे, वो लोग तो कहीं दिखते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग, उनके लिए एक जो दूसरा ऑल्टरनेट जो चीज़ है कि क्या आप एक डिटेक्टिव एजेंसी चला सकते हो, क्या ये लीगल होता है, और अगर चलाओगे तो इसमें क्या स्कोप है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा आइडिया है डिटेक्टिव एजेंसी को चलाना। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है और कई तरह से हेल्प किया जा सकता है अपने क्लाइंट्स को, और एक अलग हुनर है मीडिया पर्सन के पास में जो ये काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे ये तो रेस्ट्रिक्शन है ही, गवर्नमेंट जॉब वाले इस काम को नहीं कर सकते, जर्नलिज्म को नहीं कर सकते, लेकिन डिटेक्टिव एजेंसी या डिटेक्टिव बन के वो काम कर सकते हैं, यानी पत्रकार और वो दोनों कर सकते हैं। ऐसा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। नहीं, गवर्नमेंट सर्विस तो बिल्कुल अलग चीज हो गया। गवर्नमेंट सर्विस का इससे कोई लेना देना नहीं है। वही जो पत्रकार है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना किसी स्टोरी के लिए। अगर कोई भी स्टोरी उनको दिखाना है तो इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं, रिसर्च तो करते हैं। जो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं वो लोग डिटेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। जैसे डिटेक्टिव में क्या होता है, आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हमें इनकम पता करना है कि हस्बैंड का इनकम कितना है, ये कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि कॉर्पोरेट में डील्स होते हैं, बड़े बड़े डील्स होते हैं, तो उन डील्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। इम्प्लॉय वेरिफिकेशन कराया जा सकता है कि पहले से जो है अगर कोई इम्प्लॉय हायर होना है तो उसको हम पूरा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करा सकते हैं। शादी होनी है तो शादी से पहले जो भी ब्राइड या ग्रूम है उनका इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है। तो चूंकि आपका नेचर ऐसा, आपकी प्रकृति ऐसी है कि आप इन्वेस्टिगेशन करते रहे हो अपने जर्नलिज्म के लिए, तो अगर आप एक साथ में डिटेक्टिव एजेंसी भी खोलते हो और इस काम को आप करते हो तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है।
बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते कि प्रोफेशनलिज्म के साथ शिद्दत से आप काम करें। तो इसमें मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे एक डिटेक्टिव के लिए कहाँ कहाँ जाना लीगल है, क्या क्या वो कर सकता है, जैसे है कि नेशनल इम्पोर्टेंस की चीजें हैं इंडिया में डिटेक्टिव एजेंसी खोलना या डिटेक्टिव होना कोई लीगली कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता इसके लिए। तो कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं मिलेगा आपको और उसका कोई वो भी नहीं है। लेकिन जैसे पत्रकारिता आप करते हो, आप मीडिया पर्सन तो हो ही, पत्रकारिता जब आप करते हैं तो आप कवरेज के लिए जाते हैं, आप ऐसी चीजों को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें खतरे भी होते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति कहता है, मान लीजिए वाइफ कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर डाउट है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है और आप पता लगा करके मुझे दो, एविडेंस के साथ में दो। तो खासतौर से ये जो डिटेक्टिव एजेंसियां होती है वो इस तरीके से भी काम करती हैं कि मान लीजिए मैं हस्बैंड को कि जो है मैं स्पाई कर रहा हूँ हस्बैंड को, अब हस्बैंड को स्पाई करने के बाद से जब मुझे सबूत मिल गया तो सबूत मिलने के बाद से मैं ये नहीं बताऊंगा, डिटेक्टिव एजेंसी ये नहीं बताती कि हमने स्पाई किया था इस वजह से सबूत मिला। उसी समय रंगे हाथों वाइफ पकड़ती है कि भाई रंगे हाथों वाइफ ने पकड़ लिया और फिर सबूत तब क्रिएट होता है जिसको पेश किया जाता है, जिसमें वाइफ बताती है मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। फ्रंट पे तो स्पाई या डिटेक्टिव एजेंसी कभी फ्रंट पे नहीं आते, वो बैक में रह करके काम करते हैं। अगर आप प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करेंगे तो बहुत लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक साथ दो प्रोफेशन को करना, जर्नलिज्म का भी प्रोफेशन करना और डिटेक्टिव का भी प्रोफेशन करना, ये तो इलीगल नहीं है। नहीं, ये इलीगल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप जर्नलिज्म में जैसे मान लीजिए अगर आप एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं तो वहां पे कहा जाता है आप फुल टाइम आपको एम्प्लॉय होना पड़ेगा अगर उस किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्रेडिटेशन मिला हुआ तब। लेकिन अगर आपको एक्रेडिटेशन नहीं मिला हुआ, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप अपने अखबार के लिए लिखते हैं, आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अगर आप में है वो चीज, आपने लर्निंग किया हुआ है किसी पहले डिटेक्टिव एजेंसी के साथ काम करके, तब आप चला सकते हो। मतलब आपको ये चूंकि मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भाई प्रोफेशनलिज्म कैसे मेंटेन करना है। मतलब प्रोफेशनलिज्म तो है ही, पत्रकार के भी एक्सपीरियंस इसमें मिलके काम आएंगे। तो कुल मिला के जर्नलिस्ट के लिए एक नया एंडिएवर जो है डिटेक्टिव का हो सकता है, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम का हो सकता है। जैसे हम खतरों की बात कर रहे थे कि अगर हम जर्नलिज्म में भी कहीं ना कहीं खतरे हैं, डिटेक्टिव होने में भी खतरे हैं, तो अगर इसी तरह के खतरे हैं, वो क्या खतरे हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क क्या हो सकता है, इस पे हम थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए आप साथ में पैरेलल करना चाहते हैं तो आप ये चूज कर सकते हो कि आपको किस तरीके का करना है। मतलब आपको डिटेक्टिव में भी क्या करना है, केवल कॉर्पोरेट काम करना है या फिर आपको पर्सनल काम करेंगे। ओके, कॉर्पोरेट और पर्सनल, माने कॉर्पोरेट के ही चीजों को स्पाई करेंगे या फिर पर्सनल चीजों को भी स्पाई करेंगे। पर्सनल में सब कुछ, ये डिवोर्स वगैरह सब कुछ आ गया, या एम्प्लॉय वेरिफिकेशन आ गया, या फिर शादी से पहले चेक करने के लिए आ गया, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे या पर्सनल विजिट करके करेंगे, नजर रख के करेंगे। टेक्नोलॉजी में ये होता है कि कार में कुछ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट कर दिया, घर में कर दिया और उसके थ्रू सारे इंफॉर्मेशन बाहर आ रहे हैं। या फिर पर्सनल में मतलब आपने नजर रख करके किया। तो कोई भी तरीका हो सकता है जिससे आप डिटेक्टिव की तरह काम कर सकते हो और इंफॉर्मेशन को निकलवा सकते हो। इसमें पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं और इनकम बहुत अच्छा होता है। और कॉर्पोरेट में भी यही है कि कोई डील क्रैक हो रही है तो एक एम्प्लॉय दूसरे से ब्रीच तो नहीं कर रहा है। तो ये इंडिया में इसको लीगल नहीं माना गया, ना इलीगल माना गया है। इसको यही है कि आप किसी की प्राइवेसी में नहीं एंटर हो सकते। तो उन चीजों का ध्यान रख करके अगर आप करेंगे। यही सवाल मैं जानना चाह रही थी कि अब आपने कहा कि स्पाई के हम जाहिर सी बात है छुपा के हम कर रहे हैं, तो प्राइवेसी, हमारे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है। जो जर्नलिस्ट के सामने भी कई बार एक नई चुनौती बनती है कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, उसको कैसे मेंटेन करना होगा। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन तब माना जाता है जब मान लीजिए मैंने कोई करप्शन उजागर किया और उस करप्शन को उजागर कर दिया तो कोई नहीं पूछने जाता कि आपने उजागर कैसे किया।
वो विजुअल्स मिल गए उसमें, लेकिन जितनी भी डिटेक्टिव एजेंसियां काम करती हैं हमारे देश में, वो सभी इसी फॉर्मूले पे काम करती हैं कि पहले इन्वेस्टिगेट करो और रेड हैंडेड पकड़ो, या फिर वो पता ही नहीं चलता है कि किसी का स्पाई हुआ भी है। अगर स्पाई पता चल गया कि स्पाई हुआ है तो वो तो expose हो जाएगा। फिर कोई फायदा नहीं रहा ना। लेकिन इसमें एथिक्स भी और रूल्स भी कुछ होंगे। एथिक्स और रूल्स डेफिनेटली होते हैं, उसको जर्नलिस्ट को तो मालूम होता है कि किस तरीके से उसको करना है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऑल्टरनेट इनकम बढ़ाने, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे जर्नलिस्ट जो इस तरह का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, वो एक और करियर ऑप्शन के रूप में इसको देख सकते हैं और इसको साथ साथ भी चला सकते हैं। हैं। अगले टॉपिक पर हम आपसे फिर बात करेंगे सर। जी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने इस पर जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू। थैंक यू।